स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूर्वा बाहेती जो उपस्थित है, जो समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रणबीर राठी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्णन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित है, समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा खत्री जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस थेरेपी को ये ऊंचाई और ये दर्जा प्राप्त हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके केवल घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग ट्रीटाइज 7 में, जो हमारा बस वैसे तो सेमेस्टर 2 का भाग है, लेकिन फिर भी सेमेस्टर 2 में कुछ कोर्सेज, कुछ चैप्टर्स कोर्स में नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको सेमेस्टर 3 के उसके साथ क्लब कर लिया है।
और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कई चैप्टर्स पर हम लोगों ने चर्चा किया, जो स्पेशली जो 9 के बाद है, चैप्टर 9 के बाद है, वो बहुत से अधूरे छूटे हुए थे जिनको हमने चर्चा में लिया है, और आज उसी पर चर्चा होने जा रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटा सा है, सरल है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो है चैप्टर नंबर 13, जो 5 एलिमेंट के उनके क्वालिटीज के बारे में बता रहा है और कैसे आप पहचाने कि क्या रोग है। तो मैं उस पूर्वा भारती जी का पुनः स्वागत कर रहा हूं और मैं उनको ये चैप्टर शेयर कर दे रहा हूँ। शुरू करें जी। तो हम आज बात करेंगे 5 एलिमेंट डायग्नोसिस के बारे में। तो हम सबको पता है 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है एंड उनके कलर्स और हम ग्रेजुअली हर एलिमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आएगा समझते भी जाएंगे। तो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे यहाँ वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। ये हमको पता है। इनकी एनर्जी तो वुड की विंड है, फायर वुड फायर फायर की एनर्जी हीट है और हॉटनेस है। अर्थ की एनर्जी वुड फायर अर्थ की एनर्जी है ह्यूमिडिटी, मेटल की एनर्जी है ड्राइनेस, वाटर की एनर्जी है कोल्डनेस। ये हमको सबको पता है। अब हम इस ग्रेजुअली इस क्योंकि ये जो चैप्टर है ये वो जो 5 एलिमेंट चार्ट के बेस पे ही पूरा चैप्टर है। अगर हमको वो 5 एलिमेंट चार्ट याद रहेगा तो हमको चैप्टर इजी समझ में आएगा। और डायग्नोसिस के लिए 5 एलिमेंट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना हम उसको समझेंगे उतना ही हम इजी डायग्नोस कर पाएंगे, क्योंकि उसको याद करने से शक्ल देख के हम आधा तो समझ पाते, बेसिक हम समझ पाते कि हमको किस एलिमेंट पे फोकस करके अपना डायग्नोसिस को बढ़ाना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम बात करते हैं कलर की। जैसे फेस कलर्स पे आया तो हम कलर्स की बात करते हैं। तो 5 एलिमेंट्स के कलर्स की बात करने से पहले हम समझते हैं हर एलिमेंट का कलर समझ लेते हैं। वुड की एनर्जी विंड, कलर क्या है ग्रीन। फायर की एनर्जी हीट एंड हॉटनेस, कलर ऑरेंज एंड रेड। अर्थ की एनर्जी ह्यूमिडिटी, कलर येलो। मेटल की एनर्जी ड्राइनेस, कलर ब्लू एंड ब्लैक, नहीं ब्लू एंड व्हाइट, सॉरी ब्राउन मेटल। ब्राउन एंड व्हाइट। एंड वाटर की एनर्जी है कोल्डनेस एंड कलर इज ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, तो आप इन 5 हमको सबके कलर्स पता चल गए। अब हम देखते हैं ग्रीन इज द कलर ऑफ वुड। तो अगर फेस पे या हमको कहीं पे ग्रीन कलर नजर आता है तो हमारा सब देखिए और चीजें भी ध्यान आनी चाहिए, लेकिन हमारा पहला ध्यान जाएगा वुड पे कि कहीं इनका वुड एनर्जी मीन्स लीवर में कुछ वुड का ऑर्गन लीवर है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, तो लीवर में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए वुड क्या होता है, तो स्टेटस ऑफ लीवर ची मैंने किसी के फेस पे यहाँ पे हल्का सा रेडिश ब्लूइश ब्लैकिश रेडिश कलर देखा था और टंग एकदम ब्लैकिश कलर थी, तो मुझे उनका हल्का सा ग्रीनिश मेरे को लगा। मतलब देखिए ऐसा तो जब तक हम नहीं चेक करेंगे तो पता नहीं चलेगा। मेरे को उनका लगा ये कलर, जब सुना ग्रीन कलर होता है तब वहां देखा तो लगा हाँ यार हल्का सा ग्रीन है। और स्टेटस था इसलिए ब्लैक कलर भी साथ में आया था, क्योंकि स्टेटस से क्या होता है ब्लड रुका हुआ था, तो उनको लीवर की प्रॉब्लम थी, तो उनका ये स्टेटस ऑफ लीवर ची हो गया और स्टेटस ऑफ ब्लड भी हो गया और क्रॉनिक पेन। अब ये देखिए लीवर ची तो देखिए ग्रीन कलर है और स्टेटस ऑफ ब्लड क्यों आ रहा है, क्योंकि लीवर इज द ऑर्गन दैट स्टोर्स ब्लड। तो इसलिए अगर ब्लड से चीजें होती है ना तो दो ऑर्गन्स पे ज्यादा ध्यान जाता है, लीवर और हार्ट। अगर ब्लड में कुछ प्रॉब्लम होगी तो लीवर और हार्ट दो ऑर्गन से एक सर्कुलेट करता है एक स्टोर करता है, इसलिए उस पर। और क्रॉनिक पेन मतलब पेन बहुत दिनों से चल रहा है, इसलिए वो ग्रीन कलर है। ठीक है, उसमें भी देखिए लीवर का ऑर्गन एक पॉइंट है। रेड, अब नेक्स्ट अगर फेस पे रेड कलर दिखे, देखिए पूरा फेस कैसी से होता है ना कि थोड़ा सा भी कुछ करते ही कलर रेड हो जाता है। क्यों, उनके बॉडी में हीट ज्यादा होती है, क्योंकि रेड कलर किसका है, फायर का। फायर की एनर्जी क्या है, हीट एंड हॉटनेस। देखिए हॉटनेस को तो हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हॉटनेस इज मेटाफिजिकल। हॉटनेस के ऑर्गन्स क्या है, पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर, तो वो नर्वस सिस्टम से वर्क करते हैं, तो जनरली हम उस पर ध्यान
बिकॉज हम कंसिडर करते हैं कि इंसान का नर्वस सिस्टम ठीक चल रहा होगा, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो क्या फायर का क्या है, रेडनेस से, और ऑर्गन क्या है, हार्ट। तो हार्ट देखिए, हार्ट हीट एक्सेस, क्योंकि हार्ट ऑर्गन है, हीट एनर्जी, तो हार्ट हीट बढ़ी हुई है तब रेड कलर आ रहा है। और हार्ट में हीट बढ़ी हुई है तो क्या हो रहा है, हम फिर एक देखिए एक स्टेप और आगे चलते हैं ताकि हम चीजों को थोड़ा और बेटरली समझ पाए। पढ़ना और रटना बुक से कर सकते हैं, लेकिन समझ के चलेंगे तो हम आगे तक कर पाएंगे। ब्लड, हार्ट में हीट है तो पूरे शरीर में थोड़ी हीट ज्यादा होती है। रीजन, हार्ट के थ्रू ब्लड पंप हो रहा है, जो गर्म ब्लड ज्यादा, देखिए खून गर्म होना चाहिए लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर ज्यादा हीट है ब्लड में तो वो सारा बीट कहाँ जा रहा है, पूरे शरीर में ही तो घूम रहा है। तो इसलिए पूरे शरीर में कंपैरेटिवली हीट ज्यादा होगी, इसलिए वो फेस पे भी आ जाती है और वो हमको हीट दिख रही होती है, इसलिए कलर थोड़ा रेडिश होता है। और देखिए सेकेंड सेकेंड ऑप्शन यही दिखाया है, हीट इन एनी ऑर्गन। तो ये, और इसके जो आपने देखो हार्ट को सीधे हार्ट का ऑर्गन लिया है, हार्ट 7 शायद मेरे हिसाब से हार्ट का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, और लीवर का 2 लिया है, लीवर 2 के लिए है। हाँ हीट होती है ना, तो हम लीवर के 2 को थोड़ा ज्यादा, हीट कब होती है ना तो हम लीवर 2 को थोड़ा ज्यादा देखते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, लीवर सबसे ज्यादा हीट क्रिएट करता है क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शंस बहुत होते हैं। ठीक है, तो दोनों देखिए हीट का ही रिलेटेड चीज थी, दोनों फायर था इसलिए हीट से रिलेटेड चीज थी। नाउ येलो एंड स्वेलिंग। स्वेलो में स्वेलिंग होनी चाहिए, हल्का सा कुछ एडिमा टाइप का लगेगा। तो अर्थ एलिमेंट को देखिए, स्प्लीन ची डेफिशिएंसी, क्योंकि येलो इज द कलर ऑफ अर्थ, अर्थ का एक ऑर्गन है स्प्लीन। और देखिए रिटेंशन ऑफ डेम्पनेस, अब ये समझ से रिटेंशन ऑफ डेम्पनेस क्यों बताया गया, क्योंकि स्प्लीन जो ऑर्गन है 75% ऑफ डेम्पनेस या फिल्म का जो निकालने का काम होता है वो स्प्लीन करता है। रिटेंशन ऑफ डेम्पनेस इज द रीजन ऑफ स्प्लीन ची डेफिशिएंसी। जब स्प्लीन ची डेफिशिएंसी, तो स्प्लीन में डेफिशिएंसी है, तो स्प्लीन के जितने काम, उनमें से कुछ कामों में फर्क आना है। उनमें से एक काम है डेम्पनेस को निकालना या फिल्म को निकालना। फिल्म नहीं निकलेगी तो डेम्पनेस आएगी, इसलिए डेम्पनेस है। और देखिए स्वेलिंग आ रही है और येलो कलर है तो हमारा ध्यान देखिए स्प्लीन पे जाएगा, और स्वेलिंग आ रही है और थोड़ा सा कलर, एक तो लोअर बॉडी में आ रही है तो हमारा का ध्यान किडनी पे जाएगा, और कलर में भी ब्लैकनेस आ रही है तो ध्यान किडनी पे जाएगा। ठीक है, कुछ चीजों को मैम ये कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। पेटाइज 7 ठीक है मैम। चैप्टर नंबर 13। ठीक है, अच्छा अभी कुछ पूछना किसी को और या आगे चले? चलिए चलते हैं। एक्सेस कंडीशन है ना, डेम्पनेस एक्सेस कंडीशन, देखिए डेम्पनेस को आप एक्सेस जब ये करिए, लेकिन रीजन स्प्लीन ची डेफिशिएंसी, क्योंकि स्प्लीन अपना काम नहीं कर पा रहा है, डेम्पनेस निकाल नहीं पा रहा है, इसलिए डेम्पनेस आई है। अब डेम्पनेस कहाँ है वो भी मैटर करता है। डेम्पनेस हार्ट से भी, लंग्स से भी आती है, अगर ऊपर वाले पोर्शन में आएगी, फेस के आसपास आएगी तो वो लंग्स का रीजन हो जाता है। मैंने भी बोला ना लोअर बॉडी में आया तो किडनी का, बेसिकली ऑर्गन की डेफिशिएंसी से के कारण डेम्पनेस आती है। सर आप कुछ बोल रहे थे? वो नहीं, एक पहला वाला तो स्प्लीन की डिफिशियंसी वाला है, दूसरा रिटेंशन ऑफ डेम्पनेस है। इसका मतलब कोई एक्सेसिव कंडीशन हो सकती है। हाँ बट सर ये रीजन तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी, तभी तो डेम्पनेस आ रही है क्योंकि स्प्लीन वर्क नहीं कर पा रही है। नहीं, पहला तो रीजन जो स्प्लीन की डिफिशियंसी है, लेकिन रिडक्शन अगर कोई चीज है, मान लो डेम्पनेस बहुत अधिक आ जाएगी, तो डेम्पनेस यानी बाहर का कोई आक्रमण है, या डेम्पनेस तो एक एनर्जी सिस्टम है, अगर वो अधिक बढ़ गया है तो भी आपको एनर्जी को आपको चेक करना चाहिए, एक्सेसिव हो सकती है। नेक्स्ट चलें। जी, व्हाइट कलर, व्हाइट किसका कलर होता है? व्हाइट एंड ब्राउन इज द कलर ऑफ मेटल। मेटल लंग्स, कुछ बोला? मेटल ब्राइट एंड ब्राउन मेटल का कलर है, मेटल का ऑर्गन है लंग्स। हम अभी है ना यिन ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, यांग की नहीं कर रहे ज्यादा, बिकॉज ज्यादा इफेक्ट यिन ऑर्गन्स में आता है, यिन फिर यांग को इफेक्ट करता है। तो मेटल है। हम ब्राउन कलर को इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि स्किन का टोन हल्का सा देखिए ब्राउनिश ही होता है,
तो डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन तो हमारा टोन ही है, तो हम ब्राउन को कैसे कंसिडर करेंगे? और देखिए व्हाइट में भी है ना, देखिए व्हाइट में एक शाइन आएगी, तब फिर मतलब कि मेटल अच्छा है, लेकिन शाइनिंग नहीं होगी, डलनेस है व्हाइटनेस में, कि जिसको बोलते हैं ना जान नहीं है शक्ल में, चेहरे में जान नहीं है, शरीर में जान, शक्ल तो सफेद है लेकिन जान नहीं दिख रही। तो मेटल की डेफिशिएंसी मतलब लंग्स की डेफिशिएंसी। एंड कोल्ड कंडीशन इन ऑर्गन, क्योंकि मेटल का धीरे धीरे कोल्डनेस की तरफ, सबसे कोल्डनेस एनर्जी है उसकी किडनी की, उसके जस्ट ऊपर है, तो ये सारा यंग साइड में जा रहा है, वो यांग साइड में जा रहा है, उधर वो ऑर्गन्स हॉट होते हैं, ये ऑर्गन्स कोल्डनेस क्रिएट करते हैं, इसलिए इसके कोल्डनेस को भी कोल्डनेस इन ऑर्गन्स में भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है। डार्क पर्पल ग्रे, डार्क पर्पलिश ग्रे, ग्रे देखिए ग्रे हम ब्लैक कलर बहुत जल्दी से नहीं आते, तो ग्रेइश टाइप का टोन आएगा, पर्पलिश ग्रेइश आएगा, तो वाटर, वाटर मीन्स किडनी, तो किडनी की डेफिशिएंसी एंड स्टेटस ऑफ ब्लड, मैंने यही कहा था ना कि क्योंकि स्टेटस ऑफ ब्लड पे भी ध्यान जाना चाहिए, अगर पर्पलिश, क्योंकि पर्पल कलर है, पर्पल अगर आप कभी भी देखा करो कि नील जम जाती है, उसका कलर क्या होता है? ब्लूइश पर्पल कलर होता है ना। नील क्यों जमती है? वहां पे खून जमा हो जाता है, धातुआत नीला कलर नहीं आता, धीरे धीरे जब वो जमा रहता है तो वो कलर नीला हो जाता है, रेड होएगा और 10-15 मिनट में वो नीला कलर क्रिएट करने लगता है, क्योंकि जम गया है खून। तो वही चीजें जम जाता है, स्किन के अंदर जम रहा है, तो स्टेटस ऑफ ब्लड के कारण वो कलर आ रहा है, और ग्रे कलर बिकॉज ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ तो कुछ पूछना? आगे चलते हैं। वेरी पेल व्हाइट विद रेड चिकबोन्स, मैंने कहा था ना पेल व्हाइट कलर, मैंने आपको बोला था ना कि व्हाइट है लेकिन ग्लो नहीं है, जान नहीं वाला। और देखो पेल व्हाइट कलर किसका था? लंग्स का। और रेड कलर किसका था? हार्ट का था। मतलब अब देखो दो ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं, दो एनर्जीज अफेक्ट हो रही है, फायर एंड मेटल, ये दो कलर्स थे, दोनों के कलर से दोनों एनर्जी का इफेक्ट हो रही है। फिर हमको भी समझना पड़ेगा, देखिए इन्फ्लुएंस वगैरह से थोड़ा बहुत समझना खुद को ही पड़ेगा कि क्या एक्चुअली क्या चीज हो रही है। तो फायर के कारण चिकबोन्स रेड है, और ओवर रिएक्टिंग ऑन मेटल, मतलब वुड, वो फायर एनर्जी जो है, क्योंकि वो ग्रैंडफादर है और मेटल एनर्जी ग्रैंडसन है, तो ग्रैंडसन पे वर्क कर, मतलब दादाजी अपने पोते पे पावर चढ़ा रहे, इसलिए उसको उनको सप्रेस करे, बेसिकली सब बैलेंस में, ये दो मेटल ऑर्गन्स बैलेंस नहीं हो रहे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। आगे येलो फेस विथ greenish thing around the mouth, yellow color is earth और greenish thing is wood। तो ग्रीन और अर्थ एंड वुड दोनों का कलर आ गया, दोनों तो मतलब कौन से दो ऑर्गन्स हुए? अर्थ का ऑर्गन हुआ स्प्लीन, और वुड का ऑर्गन क्या हुआ? वुड का ऑर्गन हुआ लीवर। तो लीवर और स्प्लीन दोनों पे थोड़ा वर्क होता है, दोनों को समझा जाता है। दैट इज वुड इज, देखिए वुड इज ग्रीन, मैंने कहा था ना, एंड ओवर रिएक्टिंग ऑन अर्थ। तो वुड का जो वुड जो है वो दादाजी अपने पोते पे, अगेन वही ग्रैंडसन और वो दादाजी वाला रिलेशन है, ग्रैंडफादर ग्रैंडसन का, ग्रैंडपेरेंट्स, तो वो दादाजी अपने सन पे होते हैं। एक और देखा होता है, एक और जो होता है ना इंसल्टिंग वाला भी आएगा, वो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली एक कलर आता तो इजी होता है, अगर दो कलर्स कॉम्बिनेशंस में दो कलर्स भी आते हैं फेस पे, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, देखिए यहाँ पे आ जाएगा ग्रीनिश, तो दो कलर्स आ रहे हैं, तो हमको उसमें भी समझना पड़ेगा कि कौन से दो ऑर्गन्स या दो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। ग्रीनिश येलो टायर्डनेस, ग्रीनिश येलो टायर्डनेस, लूज स्टूल एंड नो एपेटाइट। नो एपेटाइट का मतलब, नो एपेटाइट हमेशा हमने शायद एनर्जी वाले में पीछे पढ़ा था, नो एपेटाइट और लूज स्टूल और टायर्डनेस का रीजन क्या होता है? स्प्लीन। हमको अपने पुराने चैप्टर्स को रिलेट करना पड़ेगा, एक ही चीज से हम सब कुछ डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इतनी बड़ी बुक बनी है। तो इसका लूज स्टूल, नो एपेटाइट का हमने पहले पढ़ा था, वो जो शायद 5 एलिमेंट्स एक चैप्टर था, इसी में था, ची वाले में था एक्चुअली। ची वाला चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर भी बोल देती है, चैप्टर नंबर 5, उसमें देखो स्प्लीन डेफिशिएंसी में देखेंगे कि पता चल रहा है कि उसमें ही बताया गया कि ये जो ये सिम्टम्स है स्प्लीन, ठीक है,
लेकिन कलर ग्रीन है, तो ग्रीन कलर तो वुड का था, तो इधर भी 2 ऑर्गन्स अफेक्टेड है, लीवर एंड स्प्लीन। तो जनरली लीवर इज द ऑर्गन सबसे पावरफुल होता है। 90% लीवर अगर अफेक्टेड हो, लीवर ही दूसरे पे अटैक कर रहा होता है, दूसरा लीवर पे अटैक नहीं कर रहा होता है। तो लीवर इज अटैकिंग ऑन द स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन की डेफिशिएंसी कम है। इसमें हम स्प्लीन ची की पॉइंट्स लगा, स्प्लीन ची डेफिशिएंसी के पॉइंट्स प्लस लीवर को सिडेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट येलो कॉम्प्लेक्शन विद गॉल ब्लैडर एंड अदर वुड सिम्टम्स। येलो कॉम्प्लेक्शन, अगेन येलो कॉम्प्लेक्शन इज वुड। देखिए इन सब जो बहुत से पॉइंट आपने दिए हुए हैं, पहले समझ लें, जो बहुत से पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स में टोन सिडेट नहीं लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी है, इसमें बहुत से पॉइंट टोन भी हो सकते हैं और बहुत से पॉइंट सिडेट हो सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट क्यों बताए गए हैं और उस पर पूरा अभी टोन सिडेट नहीं बताया गया है। ये आपको और दूसरी किताबों में मिलेंगे, जहाँ देखिए ग्रीनिश में है स्पिन इज वीक बिकॉज द लीवर इज ओवर एक्टिंग, यानी लीवर पावरफुल है, स्पिन वीक है। तो दोनों चीजें होंगी, यानी लीवर को आपको सिडेट करना पड़ेगा, लीवर के पॉइंट्स को, और स्पिन के पॉइंट को टोन करना पड़ेगा। ऐसे हम लोग समझना है। लेकिन ये चैप्टर इसलिए कह रहे हैं कि ये चैप्टर पढ़ाने से होगा कि आपका इस चैप्टर पर दृष्टि जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये कोर्स में नहीं है, सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में। ठीक है, चलिए सर की बात पे और एड ऑन करते हैं थोड़ा सा। अगर डेफिशिएंसी दिख रही है तो हमेशा टोनिंग होती है, हमको सबको पता है। स्टेटस है तो सिडेट होता है, और तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड या कुछ भी होता है, हम अपने आप कंसीडर कर लेंगे कि हमको टोन करना है। स्टेटस ऑफ ब्लड या कुछ भी है तो हमको सिडेट करना है वहां पे, ये भी हमको सबको पता है। अब जैसे इसमें भी देखिए कि वुड एंड फायर, तो वुड ओवर एक्टिंग ऑफ अर्थ, तो मतलब वुड इज ओवर एक्टिंग। वुड हमेशा देखिए, हमेशा अगर वुड इज लीवर, तो लीवर इज ओवर रिएक्टिंग अर्थ, तो वुड को किसको, हमको अर्थ के एलिमेंट्स को, मतलब स्प्लीन को टोन करना पड़ेगा। स्प्लीन या अर्थ जो उसकी भी उसके पॉइंट्स है, उसको हमको समझना पड़ेगा कि किसका कौन सा बैक शू पॉइंट है। वो देखिए सभी बैक शू पॉइंट, फ्रंट शू पॉइंट्स, ये सब दिए हुए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेसिकली। अगर नहीं, और लास्ट तो बताते, नहीं समझ में आया तो मटर लगाइए, मेथी लगाइए, बैलेंसिंग करिए, पता चल रहा है करना क्या है। बैलेंसिंग करेंगे ना, 2 दिन में आपको समझ में भी आने लगा, क्योंकि वो आके आपको फीडबैक देगा कि सी रीजन हो रहा है, तो हमको और भी समझ में आने लगेगा कि क्या करना है नेक्स्ट। ठीक है, अब ये गॉल ब्लैडर स्टोन है। गॉल ब्लैडर देखिए, लीवर हैवी होता है, गॉल ब्लैडर हैवी नहीं होता बहुत बार। ये हमेशा देखिए, लीवर मैंने हमेशा बोला हैवी, लेकिन उसका दूसरा ऑर्गन जो पेयर ऑर्गन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट है अर्थ इंसल्टिंग वुड मींस, और गॉल ब्लैडर में स्टोन है। ये कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, एन लिखा है, एम होना चाहिए, कॉम्प्लेक्शन एन विद अदर वुड सिम्टम्स। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन आना मतलब गॉल ब्लैडर अपना जो बाइल था पूरा निकाल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं निकाल पा रहा? शायद कहीं उसके एनर्जी में इफेक्ट होगा, इसलिए गॉल ब्लैडर की एनर्जी कम है। अर्थ इंसल्टिंग वुड, तो गॉल ब्लैडर के जो पॉइंट्स होंगे उनको हमको टोन करना पड़ेगा। अर्थ को सिडेट नहीं करके, मेरे को लगता है बैलेंसिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो वो हमको एज पर प्रैक्टिस धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग अर्थ की एनर्जी को जनरली, अर्थ इज द ऑर्गन जो बीच में आता है, तो उसकी एनर्जी को हम जल्दी से तो सिडेट नहीं करते, बैलेंस ही करते। ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्शन विद पल्पिटेशन, बिटर टेस्ट, माउथ अल्सर एंड इंसोमिया। देखिए, इंसोमिया अगर वर्ड आ रहा हो ना, तो सबसे पहले हार्ट पे ध्यान जाना चाहिए। हार्ट का एलिमेंट फायर, क्योंकि इंसोमिया 70% हार्ट के कारण था, कि हार्ट डिस्टर्ब हो रहा है या फायर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके कारण हो रहा है। और डार्क कॉम्प्लेक्शन, हमने पहले भी कहा, डार्क कॉम्प्लेक्शन इज बिकॉज ऑफ किडनी, डार्क कलर है बहुत तो किडनी है। पल्पिटेशन, हार्ट। बिटर टेस्ट 2 का होता है, हार्ट और लीवर, लेकिन यहाँ पे बाकी चीजें हार्ट की दिखा रहा है, तो मतलब हार्ट पे इफेक्ट है। तो वुड एंड फायर है, वाटर एंड फायर है। वाटर इज ओवर रिएक्टिंग ऑन फायर, तो हम वाटर को सिडेट नहीं करेंगे, हम किडनी को सिडेट नहीं करते जनरल प्रैक्टिस में, तो हम बैलेंसिंग पॉइंट्स को यूज करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम किडनी को कभी भी सिडेट नहीं करते। किडनी का आपको पता है सबको सिडेट क्यों नहीं करते हैं, एसेंस है, उसको कहाँ से सिडेट कर देंगे। तो उनको बैलेंसिंग पॉइंट्स को यूज करना चाहिए, ज्यादा बेटर रहता है। आप फायर भी देखिए, फायर में भी हमको हार्ट को भी ज्यादा एक्ट नहीं करना चाहिए, तो बेटर है बैलेंसिंग पॉइंट्स को यूज करिए। और इनके बैलेंसिंग पॉइंट्स इनके खुद के चैप्टर्स में जाके
उस पर चेक करके आप कर सकते हैं इसीलिए। रेड फेस विद बिटर टेस्ट इंसोमिया, देखिए माउथ अल्सर अगेन फायर, रेड फेस, रेड कलर इज फायर, बिटर टेस्ट फायर, और हार्ट का आ गया, इंसोमिया, पल्पिटेशन, अल्सर अगेन। देखिए रेड फेस था, उधर ब्लैक डार्क कॉम्प्लेक्शन था, डार्क कॉम्प्लेक्शन था तो हमने किडनी को कंसिडर किया, लेकिन इधर तो कलर भी इसी का खुद का है, तो हार्ट प्रॉब्लम है। तो लेकिन हार्ट को अगर बेटर आता हो, वो ये इससे जो चेक करते हैं ना, चेक कर पाओ तो बेस्ट है, अदरवाइज। और एक और वो बुद्धा बुद्धा ट्रायंगल यूज कर लीजिए, इस इन जगहों पे बुद्धा ट्रायंगल यूज करिए, बहुत इफेक्ट करता है। और हार्ट को अगर छेड़ रहे हो तो साथ में लंग्स को भी छेड़िए। लंग्स इज नॉट अ पेयर ऑर्गन बट एनर्जी लंग्स दे रहा होता है बहुत बार, हार्ट के साथ लंग्स को दोनों को मटर साथ में लगाना बेटर रहता। हार्ट को छेड़ने से ज्यादा बेटर प्रेफर करते हैं हम लोग पेरिकार्डियम को छेड़ना, क्योंकि वो कवरिंग है, वो भी धीरे धीरे उसको अफेक्ट कर देती है। ठीक है, नहीं, जहाँ जहाँ देखिए, जहाँ बिल्कुल सिम्टम पूरे मिल रहे हों और जो दिए हुए हैं आपके हार्ट चैप्टर में, अगर पूरे सिम्टम मिल रहे हों कि फायर वर्चुअली बढ़ी हुई हार्ट में, तो हार्ट को आप सीडेट कर सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट आपको 1 घंटे बाद मालूम पड़ जाएंगे। आपको बेटर जैसा फील होने लगेगा, आप समझ लीजिए कि आपने पॉइंट सही लगाया हुआ है। इसलिए हम लोग हार्ट को थोड़ा कहते हैं कि टच मत करिए, लेकिन अलोंग विद हार्ट हम लोगों को तुरंत ही लंग्स पर भी कहीं चाहे मटर लगा लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, मतलब उसको जरूर ट्रीटमेंट करिए। ठीक है, चलिए आगे आगे हाँ, मैं इसलिए अगर बहुत प्रॉपर थेरेपिस्ट हो तो वर्क करिए, अदरवाइज हार्ट को मत छेड़िए। ठीक है, रेड फेस विद रैपिड ब्रीथिंग, येलो म्यूकस एंड रेड फेस। अभी हमने 2 मिनट पहले एक बात समझी थी ना कि हार्ट से लंग्स अफेक्टेड होता है। देखिए बाकी सब चीजें, येलो मुकस ब्रीथिंग एंड ऑल, दीज आर ऑल द ऑर्गन पॉइंट्स ऑफ लंग्स, तो हमको लंग्स को कंसिडर करना है। लेकिन रेड फेस है तो हम देख बार हाथ को नहीं लिखा है, बट हार्ट को एक बार देख सकते हैं, लेकिन हार्ट जनरली लंग्स को अफेक्ट करता नहीं है। जनरली इन दोनों में वो कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे को, बहुत रेयरली ऐसा केस देखा है कि दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को क्लैश कर रहे हैं, दोनों की एनर्जीज कोऑर्डिनेट करके चल रही होती। क्लैशिंग का केसेस कम मिले हैं इस चीजों में, बाकी तो देखिए सब कुछ एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। इसलिए तो लंग्स प्रॉब्लम है, तो लंग प्रॉब्लम में भी मैं यही बोलूंगी, अगर आपके पास सिम्टम्स प्रॉपर मैच कर रहे हैं, आपको वो इन्फ्लुएंस चेक करना होता है तो उनको यूज करिए, अदरवाइज बैलेंसिंग वाले पॉइंट्स लगाइए और बुद्धा ट्रायंगल ट्राई करिए, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है बुद्धा ट्रायंगल। ठीक है, रेड फेस विद इरिटेबिलिटी, बिटर टेस्ट, हेडेक एंड डेजीनेस। हेडेक है तो हेडेक का मैंने लीवर वाले चैप्टर में बताया भी था। हेडेक जनरली जब लंग्स की लीवर की हीट ऊपर चढ़ती है सर पे, क्योंकि हीट हमेशा ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ के यहाँ पे आ जाएगी तो हेडेक और डेजीनेस आता है। लेकिन रेड फेस है, लेकिन इधर लंग्स हार्ट को नहीं बोला गया, बिकॉज शायद ये हीट जो है जनरेट, रेड फेस इज बिकॉज ऑफ हीट विच इज बीन जनरेटेड बाय लीवर ऑल्सो, इसलिए यहाँ पे लंग्स को नहीं, हार्ट को नहीं किया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे शायद ये कंसिडर किया है कि जो हार्ट हीट है वो लीवर ने क्रिएट कर दी है, उससे रेडनेस आ गई है। ठीक है, अब बाकी देखिए इतने सिम्टम्स हैं, अगर हम ठीक से लीवर वाले चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो हमको एग्जैक्ट सिम्टम्स मिल जाएंगे। ठीक है, इधर तक किसी को कुछ पूछना, क्योंकि हम नेक्स्ट पॉइंट उठा रहे हैं वॉइस का। ये चैप्टर बाय द वे किसी ने पढ़ा नहीं होगा बाय द वे, जबकि बहुत सरल चैप्टर है। इसको थोड़ा जो उसके हिसाब से, कलर के हिसाब से जरूर देखिए, क्योंकि डायग्नोसिस वाले पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन महत्वपूर्ण है। और बेसिकली ये तो 5 एलिमेंट का जो चार्ट याद करके भी समझ में आ जाता, बहुत इजी है, Yes. बट एक बार गो थ्रू करने की बात है। जी, अब नेक्स्ट है वॉइस। तो हम पहले शुरू में पढ़ने से पहले हम वापस से उन एलिमेंट्स की वॉइस, ये स्पीच को समझ लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, वुड की वॉइस क्या होती है, वुड का क्या था इमोशन, क्या था एंगर, तो एंगर में वॉइस कैसे होती है, लाउड। फायर का इमोशन, हेलो, यस, कुछ बोलना।
प्लीज अपने को म्यूट कर लीजिए रणवीर जी, अगर आपको कुछ बोलना नहीं तो। फायर का जो होता है जॉय, जॉय की एनर्जी कैसी होती है, हैप्पीनेस और वो लाफ्टर एंड ऑल, ठीक है। अर्थ, अर्थ जैसे जैसे मतलब देखिए जैसे जैसे आता है इंसान में मैच्योरिटी आ रही है, बच्चा बच्चा जॉयफुल होता है, एंग गुस्सा भी जल्दी आता है, मम्मी 2 मिनट बात नहीं सुनेगी तो गुस्सा आ जाएगा, दैट इज एंग्री। आप छोटे बच्चे को देखिए, हमने गोदी भी नहीं लिया ना तो भी वो रोने लग जाएगा, गुस्सा कर देगा, वो एंगर होता है। फिर धीरे धीरे बच्चे खुश ज्यादा रहने लगते, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं, दैट इज जॉय। वो क्योंकि आप ईयर भी देखेंगे तो 10 to 20 ईयर्स का है। फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगती है, एग्नॉय होता है, मतलब इंसान संभल चुका होता है, समझने लगता है चीजों को। तो लेकिन ये क्या एज होती है जनरली इस एज में, देखिए 20 to 30 ईयर्स में, अब तो नहीं होता, पहले के टाइम पे का तो नई नई शादी होती थी, इंसान बहुत खुश रहता, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है इस एज में, ना पढ़ाई की जिम्मेदारी आती है ना कमाने की जिम्मेदारी आती है, इंसान खुश रहता है। तो मेलेडी मतलब मेलेडी को इंसान कैसे होएगा, जब वो गाना गा रहा खुश होएगा तब। और फिर मेटल आता है जब इंसान को लगता है कि भैया अब तो धीरे धीरे जिंदगी खत्म हो रही है, टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड जा रहे हैं, तो वीपिंग मतलब उस सैडनेस का थोड़ा सा फील आने लगता है। और फिर धीरे धीरे वाटर में जाके तो एकदम थक जाता है इंसान, तो हम ये कंसिडर करते हैं ना कि वो इंसान की लास्ट की एज होती है मोरिंग, मतलब आह का आहटे बढ़ने वाला जो होता है, वो की आहट है बुढ़ापे के कारण बढ़ना, तो वो होता है। ठीक है, हमने ये स्पीच को समझा, अब हम देखते हैं हैबिट ऑफ स्पीकिंग लाउडली एंग्री एंड लाउडली, एंगर लाउडली इन एंगर वुड। अब इसमें ऐसे देखिए, ऐसे समझिए, ऐसे तो आप क्या लाउडली, गुस्से में तो इंसान कभी सभी लाउडली बोलेंगे, इसका ऐसे होता है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको कुछ सिम्टम्स, उसने आपको कुछ सिम्टम्स बताए, आप उससे बात कर रहे 5 मिनट, आप देखिए कि 10-15 मिनट 5-7 मिनट हमको, क्योंकि आपको पता है वो चार्ट बनवाने में तो 5-10-15 मिनट लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 10-15 मिनट में ना वो इरिटेट हो गया ना, आपको इरिटेटली आंसर देने लग जाता है कि कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बीमारी तो बता दो। थोड़ा सा उनमें ना इरिटेशन, आप साउंड जैसे दिखाएंगे देखेंगे ना पेशेंट, आपको फील होने लगेगा, हाँ क्योंकि हमने, देखिए ऐसे नॉर्मल इंसान को नहीं फील होगा, हम जब थेरेपी में आए हैं तो हमारे दिमाग में चीज है, हम नॉर्मल इंसान को चलते हैं ना तो हम उसको एक एज अ पेशेंट ही चेक कर रहे होते हैं कि भाई इसका ये चीज है, शायद इसकी चीज में प्रॉब्लम होगी। आप नोट करिए, आप लोग, मैं तो खुद आजकल थोड़ा बहुत करने लगी हूँ, तो इसलिए जब वो आवाज में थोड़ा सा एंग्रीनेस आएगा ना तो आपको समझ आएगा, अच्छा साध्वी का वुड डिस्टर्ब्ड है, वुड या तो उसका एलिमेंट है या डिस्टर्ब्ड है वो, और लेकिन डिस्टर्ब है क्योंकि एज अ पेशेंट आया है, उसका जिसका वो मेटल होता है वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है। फायर, अब एक दूसरा इंसान आएगा, पेशेंट आएगा, लाफिंग विदाउट, लाफ करता रहेगा, जिससे आप देखिए बात कर रहे होंगे ना, अगर इंसान को दर्द भी होगा ना तो भी वो है ना थोड़ा हंसते हुए जवाब देगा, मतलब वो जॉली टाइप, हम जो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं जॉली टाइप का, जॉली एक्सेस ऑफ एनीथिंग, मेरे तुमको दर्द है फिर भी तुम हंस रहे हो, कुछ तकलीफ हो रही तो भी हंस रहे हो, जो इंसान अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो फायर हो गया। अर्थ, आप नोट करेंगे कोई कोई पेशेंट, आप बात करिए कि किसी को देखेंगे ना वो थोड़े लैब में ही बात करता है, आंटी, इस तरीके से, मतलब उनकी टोन ही वही होती है, उसके लिए वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल में भी वही बात कर रहा था, लेकिन वो इस तरीके से बात कर रहा था, दैट इज मेलोडी। ऑब्वियसली वो आपके सामने आके गाना तो नहीं गाएगा, बट वो बोलते ही गाते हुए से। विपिंग, कोई इंसान दिन में ना मतलब तकलीफ में ही बात करता रहेगा, मतलब उसको कुछ तो कुछ हमेशा, ये प्रॉब्लम सबको होती है, ये नहीं कि आपको नहीं है या मुझे नहीं, बट वो उसका फोकस है उनकी बातों में, आधी टाइम उनका दर्द ही रहेगा, और आवाज में वो दर्दनेस, इलनेस। और देखिए थिन वॉइस क्योंकि वोकल कॉर्ड यहाँ पे तो लंग्स अफेक्टेड है, वीकनेस इन लंग, इसलिए भी डलनेस और वो साउंड में थोड़ा वैसा होगा। और बोरिंग, मैंने आपको बताया तो वो तो एज के कारण, नॉर्मल इंसान में भी ये नोटिस किया 60s में जनरली, अपन लोग की इंडिया में नहीं होता है, उन्होंने 60 कंसिडर किया, एज नहीं है मैटर, बट वो आवाज में है तो मतलब उनका वाटर थोड़ा डिस्टर्ब है। ठीक है, उस पर कुछ पूछना?
देखिए ये मैंने आपको सिर्फ मैटर ऑर्गन्स का बता, ये हमने सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में बात की है। अब ताकि हमारा डायग्नोसिस को एक लाइन मिले कि अब मैम जिससे कुछ पूछना था मैम, जैसे बात करते हैं कुछ भी, जैसे कुछ बताना होता है किसी को तो रोना आ जाए, मतलब नॉर्मली ऐसे किसी को प्रेजेंट करते हुए भी। वीपिंग वाला हो गया ना, शायद लंग्स हाँ में जी। प्रॉब्लम होगी। ओके, मतलब कोई भी बात करने से पहले रो पड़ते हैं, मतलब डॉक्टर को भी जैसे कुछ बीमारी बतानी होती है तो आंसू ही आ जाते हैं। लंग्स वीक होते हैं और थोड़ा हार्ट में इफेक्ट होता है। ओके मैम, ठीक है, और ये होता है, आप देखिए मैं ये बोलूं लोगों को दिख दिख के होता है, लोग पता चलता है। और देखिए आपको इसमें ना पॉइंट्स बताए गए हैं ना कुछ बताए गए, बट इसको समझने का रीजन ये है नॉर्मली आप- आपको बात बात में रोना आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको मेटल के आगे है। मेटल मेटल के आगे क्या है? सर वो तो वाटर है। हाँ बस, तो Water. किडनी और मेटल, लंग्स, दो इन्वॉल्व लेकिन है। फिर थोड़ा सा मेरे को तो लगता है हार्ट में इफेक्ट रखता है। नहीं नहीं, हाँ ना, हार्ट में तो वो हार्ट वाला जो है नॉर्मली रोएगा नहीं, वो खूब हंसेगा। एक्सेसिव 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 वाइल है, हाँ। एक्सेसिव लाफ्टर होगा। तो वो सर आप फिर पूरी बात बात नहीं करेगा डेफिशिएंसी तो को हाँ कौन करेगा, लगाएंगे? हार्ट इन्वॉल्व नहीं नहीं होगा। नहीं, मैं आपको बोलूं, देखिए डेफिशिएंसी के पॉइंट्स लगाने, मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, हाँ ये जी, हम बैलेंसिंग भी। नहीं, मेरे को कंप्लीट करने दो। देखिए आपको समझ में आया कि लंग्स का इफेक्ट है, ये समझ में आया हमको धीरे से लंग्स का इफेक्ट है। हम क्या हाँ करेंगे, लंग्स का चैप्टर खोलेंगे, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं। हम बैलेंसिंग के ज्यादा बेटर रहेगा कि उस चैप्टर को खोलें, उसमें सब बहुत बहुत सिस्टमैटिकली दिया हुआ है, ओके, वो उसको चेक करिए। और एक और देखिए, लंग्स में जो होता है ना, मैं तो जो जनरली करती हूँ, मुझे लंग्स में कुछ लगता है ना, इनको मैं ज्यादा छेड़ना नहीं है, तो मैं LU8 पे ब्राउन कलर लगा के शाम को सो जाती हूँ, रात को। तो देखिए वो जो ऑर्गन क्लॉक पे वर्क कर लेती हूँ, ओके। तो वही बोलूँ, फिर आप ऑर्गन की ये देखिए, पहले इसका समझ लीजिए, ये जो सिम्टम बताए गए हैं ये एक नॉर्मल सिम्टम है। ऐसा मत सोचिए कि केवल यही सिम्टम है, दीज आर नॉर्मल सिम्टम। इससे आपको उसके ओवरऑल पर्सनालिटी का मालूम पड़ जाएगा कि अगर वो गायक गा कर हमेशा बोल रहा है, इसका मतलब कि वो अर्थ टाइप का आदमी है। अब जब आपको देखना है तो दो चीजें हैं, हम लोग साइंस में इसमें जो थेरेपी में ये पढ़ रहे हैं कि अगर कोई ऑर्गन आपका बहुत इफेक्टिव है तो दो चीजें हैं, या तो बहुत, अगर आपको एग्जाल्टेड भी हो सकता है, यानी ओवर भी हो सकता है, और कभी अंडर एक्टिव हो सकता है। इसलिए उसके दोष और गुण, जैसे बोलते हैं ज्योतिष में कि उसके दोष गुण दोनों आ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अर्थ टाइप का कोई आदमी हो या उसके नेचर में अर्थ हो, तो वो अर्थ टाइप की जो बीमारियां हैं वो होंगी, और या उसका एक्सेसिव होगा या निगेटिव होगा। अगर बैलेंस है तो वो अर्थ के सारे रिजल्ट देगा जो अर्थ वाला देता है। अर्थ का काम क्या है, अभी आगे और पढ़ेंगे आगे। अर्थ का काम क्या है, याद करिएगा। स्प्लीन और स्टमक का काम क्या है, पहला आपको ऊर्जा बनाना, फिर आपको स्प्लीन जो है क्या करती है, एनर्जी आपको देती है। पहली एनर्जी वही देती है ना, अगर वही एनर्जी न दे तो क्या होगा? अब उधर क्या होगा, अगर कभी बैलेंस नहीं रहेगी तो डायरिया कर देगी। स्टमक बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या करेगा, ऊपर आपका वोमिटिंग, हिचकी, डकार अधिक आने लगेगी। एक दो डकार नहीं, डकार, हिचकी, ये जो आएगा ये आएगा। तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे, वो आपको चैप्टर मिलेंगे, आप उनसे कोरिलेट करिए और तब इसको कोरिलेट करके तब आप पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं फास्ट है पूरा। और इसमें देखिए डायग्नोसिस वाले चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन वाला है ना, उसको भी कंसिडर कर लीजिएगा। ये बेसिकली उसके बेस पे भी बहुत कुछ है। जो चैप्टर 7 है ना, उसमें डायग्नोसिस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाय लुकिंग वाला जो है टॉपिक, उसको भी देखेंगे ना, तो उसमें क्या हर एलिमेंट का प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिए हुए हैं, उसको भी चेक करेंगे तो समझ में आएगा। और मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, इससे हम कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंचे, इससे हमको एक लाइन मिल रही है कि हमारा डायग्नोसिस किस लाइन पे जाना चाहिए। ठीक है ना, वो बता रहे थे हमको। अब क्या हो रहा है, सेंस ऑर्गन्स, थैंक यू मैम। है ना, सेंस ऑर्गन्स तो हम वापस से शुरू करते हैं वहीं से कि लंग्स, लीवर का सेंस ऑर्गन क्या है, लीवर ओपन्स इन आईज, और हार्ट ओपन्स इन टंग, और स्प्लीन एंड माउथ, माउथ में, स्प्लीन एंड स्टमक माउथ में, लंग्स नोज में, एंड किडनी ईयर में।
ये हमको मतलब बेसिकली हमको 5 एलिमेंट चार्ट को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने लीवर की डेफिशिएंसी, लीवर में बार बार बताया है कि ब्लर्ड विजन मतलब धुंधलापन आ रहा हो। देखिए धुंधलापन एज के साथ तो सबको आएगा, मेरे भी चश्मा आ गया है, एज के साथ तो आएगा, बट पहले आ रहा है या आई से कुछ प्रॉब्लम्स, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा एक ध्यान लीवर पे जरूर जाना चाहिए कि लीवर कहीं इफेक्टेड तो नहीं है। और दूसरी एक और चीज, अगर वो पतंगे दिखते हैं, आइस में पतंगे दिख रहे, तो भी हमारा ध्यान लीवर पे जाना चाहिए, वो कि लीवर कहीं अफेक्टेड है, ठीक है। प्रॉब्लम इन टंग, अब प्रॉब्लम में टंग, टंग में प्रॉब्लम देखिए आप, जब भी हार्ट की बाहर आ रही है तो क्या आ रहा है, आप देखिए पिछली बार देखिए कि बिटर टेस्ट टंग का है, और दूसरी बात क्या दे रहा है, अल्सर, अल्सर ऑन टंग्स आ रहा है। और अब तीसरा जो होता है टंग, टंग से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और बोलते हैं, बोलने में हमको टंग यूज आती है ना। तो मैंने सुना है बहुत बार सर टीचर से कि जो इंसान अगर ज्यादा बोलता है तो उसका भी हार्ट में इफेक्टेड होता है, जिसको बोलते हैं ओरल डायरिया, जो हमारी थेरेपी, हमारे संस्थान में ओरल डायरिया बोलते हैं कि इंसान बोलता ही जाता है, बिना बात के भी बोलता जाएगा, तो वो ओरल डायरिया होता है। उसके लिए भी हार्ट को हमको समझना चाहिए एक बार कि वो हार्ट का इफेक्ट होता है। ये मैम ने भी पढ़ा था जब वो हार्ट का चैप्टर पढ़ा रही थी तब, ठीक है। माउथ एंड लिप्स प्रॉब्लम, लिप्स प्रॉब्लम, माउथ एंड लिप्स पे प्रॉब्लम क्या होगी, माउथ में ये जो आउटसाइड में है ना, कभी मेरे हुआ पता है यहाँ पे अल्सर हो गया था आउटसाइड में, और लिप्स में थोड़ा ड्राइनेस या इधर साइड में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पे ड्राइनेस आ जाती है बहुत ज्यादा। तो हमारे स्टमक और स्प्लीन पे ध्यान जाना है, स्टमक और स्प्लीन पे ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये ओपन ऑन माउथ, इनकी ओपनिंग माउथ है। टंग और माउथ में फर्क है, ठीक है ना। ये चीज लिप्स का ये वाला पोर्शन माउथ और टंग है, और टंग अंदर वाला होता है, ठीक है। देखिए उसका देखिए उसका वो है सूत्र जो इसमें लिखा हुआ आगे चल के कि आपको लीवर आंखों में खुलता है, सेंटेंस नोट कर लीजिए, हमेशा भूलेंगे नहीं। लीवर आंखों में खुलता है पहली चीज। दूसरा, हृदय वाणी से अव्यक्त होता है, शब्द है तो हृदय वाणी से, और बोलने के लिए कौन चाहिए, टंग चाहिए। फिर उसके बाद मुंह, स्टमक मुंह से शुरू होता है, लिप से शुरू होता है। ये तो दो ओपनिंग है ना, पहले ओपनिंग बंद कर देंगे इसको अपने आप है, वॉलंटरी है, तो वॉलंटरी जो है इसका वो है। अब माउथ, यहाँ लिप्स और माउथ, माउथ तो वहीं से शुरू होता है, पहली बार खाना खाते हैं तो स्टमक ओपन सेट माउथ, तो ये स्टमक हो गया। फिर ड्राई नोज में जो है लंग्स में, अब लंग्स क्या करता है, नाक में क्या है, पहली बार जो आप जाती है ऑक्सीजन या कोई भी हवा, वो नाक से जाती है लंग्स में जाती है, तो वो हो गया। फिर किडनी कानों में खुलती है, ये शब्द है, तो वही वाला आप नोट कर लीजिए, फिर आपको हमेशा समझ में आएगा कि कहाँ की समस्या कहाँ। ठीक, चलिए। ओके, अब ड्राई नोज, ड्राई नोज के लिए लंग ड्राइनेस। अब देखिए ड्राई नो लंग्स तो ठीक है, लंग्स की एनर्जी ड्राइनेस है, और हम थेरेपी में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि लंग्स जो ऑर्गन है वो ह्यूमिडिटी को स्किन पे पहुंचाने का काम लंग्स करता है, मतलब मॉइस्चर स्किन को मॉइस्चर करने का काम लंग्स कर रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी ड्राइनेस है, तो वो सबको मॉइस्चर रखने का काम वो करता है। तो अगर ड्राइनेस है नोज, और देखिए नोज पे ड्राइनेस है भी लंग्स है, और कहीं पे भी ड्राइनेस होती है ना स्किन में ज्यादा, देखिए मौसम खराब है, सबकी ड्राइनेस हो रही है, मेरी ड्राइनेस हो रही है स्किन में, कोई बात नहीं, लेकिन कोई की स्किन ड्राई नहीं हो रही है, यानी किसी एक इंसान की स्किन ड्राई हो रही है, तो लंग्स पे ध्यान जाना चाहिए, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये नहीं बोलूं कि लंग्स इज ऑन द ओनली पर्सन थिंग दैट अफेक्टेड, बट लंग्स पे ध्यान जाना चाहिए कि सबका ठीक है तो मेरा क्यों खराब है। पॉइंट हमेशा ये देखिए, सबका ठीक है तो मेरा क्यों खराब है, वो बात होती है हमेशा, ठीक है। और स्नीजिंग, अगेन स्नीजिंग इन लंग्स, बिकॉज यार स्नीजिंग में लंग्स में हमेशा देखना पड़ता है, जनरली जो कंसिडर किया जाता है ना कि एक्सटर्नल विंड इफेक्ट होता है लंग्स पे सबसे पहले, क्योंकि हम सांस ले रहे होते हैं नाक से, तो एक्सटर्नल विंड इफेक्ट सबसे पहले लंग्स पे करती है, और ये इसी कारण से स्नीजिंग का इफेक्ट वो होता है। तो मतलब ये देखिए, इसके लिए हम बोल सकते हैं इसको एक्सेस कंडीशन है, बट हम इसके एक्सेस के पॉइंट्स 1 या 2 दिन लगाते, फिर हम लंग्स की ची डेफिशिएंसी का पॉइंट लगाते, क्योंकि वो जो एक्सेस आई थी उसने हमारी लंग्स को इफेक्ट किया था। तो इसलिए मैं बोलूँ कि कब एक्सेस है कब डेफिशिएंट है, इसको समझना थोड़ा सा लगता है, तो बैलेंसिंग ज्यादा बेटर होता है, या फिर आप इन्फ्लुएंस समझ के यूज करिए, ठीक है। हम डिक्रीज इन हियरिंग एंड क्रॉनिक टेटनेस,
किडनी बिकॉज ये ओपन ऑफ किडनी। हियरिंग में देखिए एज के, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, सर का जो वो पोयम है ना एज वाली, वो हमेशा कि 8 साल में ये होता है कि एज के साथ अगर हियरिंग जा रही तो भाई सबकी जा रही तो मेरी भी जाएगी, लेकिन विदाउट एज जल्दी जा रही है तो किडनी पे ध्यान जाना चाहिए। देखिए मेरी हियरिंग में कमी है, लेकिन मेरे को बाकी कोई सिम्टम्स किडनी के नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे समझ में आया ये मेरी हेरिडिटी, मेरी दादी से मुझे मिली है। तो इन चीजों को भी कंसिडर करिए कि और भी सिम्टम्स मिलने चाहिए, ओनली एक हियरिंग जा रही है तो हम किडनी पे नहीं जा सकते, बाकी भी 4-5 सिम्टम्स मिलने चाहिए, कम से कम 3-4 किसका सिम्टम्स और क्या मिलने। क्या क्या पॉइंट पूछा पूर्व मैडम? नहीं मैं तो बात कर रही हूँ सर कि ओनली एक पॉइंट मिलने से हम मैडम ने क्या किसी आगे चली मैडम जाएंगे। मैडम पूछा क्या है? नहीं मैं तो नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा सर, अच्छा मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ कि सिर्फ एक पॉइंट को समझने की भैया का सुनाई नहीं दे रहा तो हम किडनी पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमको 2-3 सिम्टम्स और समझने पड़ेंगे कि और 2-3 सिम्टम्स मिलेंगे किडनी के तभी हम जाके जाएंगे यूनाइटस का संबंध केवल दो है, एक लीवर से और एक किडनी से। लीवर और किडनी दो इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन लेवर इसलिए किडनी को लिखा गया, किडनी कानों में खुलती है इसलिए किडनी को कह दिया गया नंबर 1। नंबर 2 हम लोग समझ रहे हैं कि लीवर हम किडनी इसेंस हमेशा कम होता रहता है, तो जब एजिंग फैक्टर में वो हमेशा कम होता रहेगा तो जो उसका इफेक्ट है वो सारे हो गए बोन मैरो से लेकर के सारे शरीर के सारे ऑर्गन्स में होगा, इसलिए हियरिंग भी उसी से प्रभावित होगी, ठीक है। बट मैं वही पॉइंट, मेरा पॉइंट था कि एक चीज को देख के नहीं डायग्नोसिस किया जाता, ना बाकी वो चीजें भी वो किया तो जाता है। ये सब आपको दिए हुए हैं, समझने के तरीके दिए हुए हैं बस 10 समझने के तरीके हैं। अब हम इमोशंस पे आ जाते हैं, इस पे किसी को कुछ पूछ लो। टंग अल्सर माउथ अल्सर दोनों अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड है ना? हम माउथ पे देखिए, टंग पे हो रहा है तो हार्ट पे, माउथ पे हो रहा है तो स्टमक पे जाएगा। लेकिन मैं आपको वापस से एक ही बात बोल रही हूँ कि एक ही चीज को लेके नहीं कंसिडर करते हैं, और भी सिम्टम्स देखने चाहिए। और अगर आप एक सिम्टम को देख के करना चाह रहे हैं ना तो कभी भी ना टोन से रेट मत करिए, बैलेंसिंग का पॉइंट लगा दीजिए। नहीं तो उसके सिम्टम तुरंत मिलेंगे सुशील, उसके हाँ, सिम्टम तुरंत मिलेंगे आपको स्टमक हीट के, तो आप उसके स्टमक हीट के और सिम्टम मिलेंगे, ऐसा केवल नहीं होगा कि यही चीज होगी, स्टमक हीट के पहले कहीं मिले होंगे, क्योंकि ये अगर जब अल्सर हो रहा है तो अल्सराइट कब होगा, एक्सेसिव हीट होगी ना, अल्सर कब बनेंगे, एक्सेसिव हीट होगी, याद करिए। दोनों केस देखता हूँ एक ही साथ। हाँ बेसिकली हीट के कारण होता है ना, इसलिए दोनों दोनों में हो सकता है। टंग अल्सर और माउथ अल्सर दोनों एक ही साथ देखता। तो हीट है, तो हीट नॉर्मली देखिए ना, हीट है ना। देखिए, और इसके पहले सिम्टम भी आए होंगे, ऐसा नहीं कि आज ही तुरंत आ गया। अच्छा भाई ऐसा वो दो दिन पहले कहा होगा कि पेट खराब हुआ है, या कहेगा कि हमको थोड़ा सा यहाँ चेस्ट में बर्निंग होती है, कुछ बोलेगा, स्टमक हीट के कोई सिम्टम आएंगे बोलेगा, और तब ये हुआ होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आयुर्वेद में भी, और वहां भी पढ़ा हुआ है 6 स्टेजेस, डॉक्टर वॉल बोल रहे हैं स्टेजेस 6 होती है। पहली स्टेज में तो मालूम ही नहीं पड़ता, यहाँ पे पूर्ण रूप में, यहाँ में नहीं मालूम पड़ता, आयुर्वेद भी कहता है पूर्ण रूप माने कोई मालूम नहीं पड़ेगा सिम्टम, रूप में मालूम पड़ेगा। वहां भी कहता है 6 स्टेज है, उनमें पहले स्टेज है कि वो कभी हो ही नहीं सकता, आपको केमिकल आप जब तक टेस्ट नहीं कराएंगे तो टेस्ट कराने के पहले परिवर्तन हो चुका होता है, पढ़िएगा पेराडाइज 3 और पूर्व हमारा पहली किताब 1। और देखिए हीट है, देखिए अल्सर कहीं पे भी होता है हीट के कारण होता है, क्योंकि हीट से जल रहा है तो ही वो घाव हो रहे हैं ना, तो आप हीट पे वर्क करिए। और कुछ नहीं तो LI11 जो है ना वो बॉडी की ओवरऑल हीट के लिए होते हैं, उस पर भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इमोशंस एंड 5 इमोशंस की। अभी हमने थोड़ी देर पहले इमोशंस के बारे में समझा भी था। एंगर इज द इमोशन ऑफ वुड, दैट इज लीवर, और जॉय हार्ट, फायर, possessiveness एंड ओवर कंसंट्रेशन अर्थ, ओवर कंसंट्रेशन। और एक ही बात को पकड़ के बैठ जाना, क्यों? अर्थ की, देखिए अर्थ की एनर्जी क्या है, ड्राइनेस, वो ह्यूमिडिटी है, लेकिन हम हमेशा अर्थ का समझते हैं ना, अर्थ की क्या होती है, स्टेबिलिटी। एक चीज को लेगी ना आप, अगर उसमें जो डायग्नोसिस वाले में कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे ना, तो आप एक बात देखेंगे, उसमें एक लिखा है बात, जो अर्थ एलिमेंट वाला बंदा एक किसी का वफादार हो जाता ना, वो हटता नहीं, उसके दिमाग में एक बार बात बैठ गई ना, बैठ गई, क्योंकि वो स्टेबिलिटी है अर्थ में। इसलिए ओवर कंसंट्रेशन मतलब वो कुछ करेगा ना
धीरे करेगा लेकिन पूरे दिल दिमाग से करेगा। और वो ओवर एक्सेसिव थिंकिंग एंड स्टडी, क्योंकि वो जो करता है ना वो उसी में लगन हो जाता है उसका। ग्रीफ, सॉरो एंड वरी, मेटल मैंने भी बताया था, क्योंकि वो एज का भी फैक्टर। एक हम बोलते हैं बुढ़ापे में इंसान टेंशन लेता है क्योंकि परिवार बढ़ जाता है। लोग बोलते हैं ना कि बुढ़ापा आ गया तो परिवार, बचपन में क्या जिम्मेदारियां थी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि बड़ों पे तो टेंशन ज्यादा आने लगे। एंड फियर एंड एक्साइटी ऑफ वाटर, हम वाटर का बोलते हैं क्यों, क्योंकि उस टाइम पे अब लगता है कि अब धीरे धीरे हमारे जो रिश्तेदार है, हमारी जो चीजें हैं, हमारे जो इतने सालों में जो हमने गैदर की है वो हमसे छूटेगी। सबको पता है एंड आना है, तो सब चीजें अब हमसे छूटेगी, उस बात का हमको एक डर लगा रहता है। आप हमेशा देखिए अपने घर के बुजुर्गों को, वो बोलते नहीं है लेकिन उनको आप उनसे बात करके देखिए, आपको लगेगा हाँ यार वो ऐसे ही बोलेंगे। अब पता नहीं कब किसको पहले जाना है। दादा दादी हो तो देखिएगा, मेरे दादा बोलते थे। ठीक है, तो अब देखिए हम वापस से स्टार्ट करते हैं। एंगर वुड वन नो प्रोनाउन ब्लस्ट फास्ट, मतलब गुस्सा जल्दी आता है। गुस्सा इज फायर, तो जो लीवर का यांग है, मतलब लीवर यांग इज लीवर, फायर इज राइजिंग। ठीक है, ये लीवर में मैंने समझाया था, लीवर यांग सब कुछ, अल्टीमेटली फायर है, हीट है। ठीक है, जॉय फायर मतलब अर्थ का है। देखिए खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन अरे तकलीफ में भी आप खुश। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ जॉय इज माइग्रेन इफेक्ट विच इज कॉजेज गुड न्यूज एज वेल। ज्यादा खुश होते हैं फिर वो सर में दर्द आ जाएगा कि भैया खुश ज्यादा हो गया, माइग्रेन में सर में दर्द आने लगेगा। खुश हो चाहे दुखी हो, दोनों से। दैट इज फायर, मतलब हार्ट में अफेक्टेड है थोड़ा सा। पॉसेसिवनेस और ओवर कंसंट्रेशन मैंने बताया आपको, ये आपको मैंने समझाया भी अभी, क्योंकि अर्थ की स्टेबिलिटी का जो रीजन है उसके कारण, अगर वो स्टेबल नहीं है तो। और एक्सेसिव थिंकिंग एंड स्टडी भी मैंने पढ़ा था कि आप दिन में बैठे रहेंगे तो स्प्लीन डेफिशिएंसी हो जाती है। बिकॉज हम बैठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा स्टमक नहीं मूव हो रहा है, और स्टमक मूव नहीं हो रहा है, एब्डोमिनल नहीं मूव हो रहा है, स्प्लीन वहां पे है तो मूव नहीं हो रहा है, तो वो अपना वर्किंग में धीरे हो रहा है, इसलिए वो डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन आ जाती है। ठीक है, और ये देखिए ग्रीफ, सॉरो, मेटल या वीकनेस, लंग्स डेफिशिएंसी, लंग्स की आप अभी पूछे थे ना किसी ने, ग्रीफ है, सॉरो है, बात बात पे रोना है, तो लीवर लंग्स की डेफिशिएंसी। बट क्योंकि अगर वो एज है तो आप डेफिशिएंसी के पॉइंट्स लगाए, मैं तो बोलती हूँ बैलेंसिंग के पॉइंट्स ट्राई करिए, बेटर रहता है। पता चल एक दिन आप 2 दिन बैलेंसिंग के पॉइंट्स लगाएंगे ना। मैं जनरली ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ, कलर से स्टार्ट करती हूँ, कलर से ठीक होने लगता है तो फिर मैं नेगनेट पे जाती हूँ कि हाँ कलर से खराब भी होगी भी कितना होगा, जल्दी पता भी चल जाता है। और पता चलता है क्योंकि इनिशियल वाले जो टॉप के लेयर्स वाली जो बीमारी होती है ना वो जल्दी ठीक होने लगती है, पता चलता है। फिर आप मैग्नेट लगाइए तो अंदर वो कोर तक की जो रूट कॉज होता है वो भी ठीक होने लग जाता है। फियर एंड एंजाइटी वाटर, अगर एक एज के साथ आ रहा है तो सब ठीक है, एज के बिना आ रहा है तो डेफिशिएंसी ऑफ किडनी है, तो हमको किडनी के वो जो किडनी के डेफिशिएंसी के पॉइंट्स, या फिर हम समझे वो जो किडनी की एसेंस के पॉइंट्स है वो लगा दे दीजिए। ठीक है, और जो सर बोलते हैं हमेशा ब्लैक कलर यहाँ पे 5 से 7 वो लगाना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेस इमोशन एज इंडिकेट्स डेफिशिएंसी, और कभी ये एक्सेस और डेफिशिएंसी रिलेटेड टू एक्सेस एंगर एंड एक्सेस जॉय, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है मैम वो कलर कहाँ पर बोला, कहाँ पर लगाना है कलर? कलर पे डिपेंड करता है आप किस पॉइंट पे लगा रहे हो। मैं ब्लैक कलर बता रही हूँ, ये K10 पे 5 से 7 ऑर्गन सोर्स पॉइंट, ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, आप किसी को कुछ पूछना पड़ेगा? जॉय तो मैडम हार्ट के लिए अच्छा है, ये तो डिजीज नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, मैं आपको यही समझा रही थी। देखिए आप खुश होना अच्छी बात है, लेकिन इतने खुश हो जाते हो कि सर में दर्द चढ़ जाता है, ये बात बोल रहे हैं। आगे देखिए ना, पढ़िए तो सही। खुशी नहीं। तो वैसे भी 20-25 साल के बाद तो चला ही जाता है। नहीं खुश ये होने- नहीं, ऐसा नहीं है। खुश आनंद का होने की देखिए, एक्सेस एक्सेस ऑफ देखिए, एवरीथिंग इज बैड। ना सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है हम लोगों का, बोलिए। एक तो प्रश्न सिद्धांत क्या है, बेसिक क्या है? बैलेंसिंग, मैं बोलूं, बैलेंसिंग है ना। बैलेंस ना अच्छी डेफिशिएंट होनी चाहिए, ना एक्सेस होनी चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, मतलब आप खुश भी रहिए, ऐसा नहीं कि नहीं खुश रहो, खुश भी रहिए, लेकिन एक्सेसिव है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा
कि वो आप पूरी हंस के ही सारी बात करते हैं। बहुत से लोगों को चेहरा मालूम देख करके वो मालूम पड़ जाएगा कि एक्सेस हार्ट है उनका। मैं एक बात बताऊं, सिंपल सी बात है, देखिए किसी के पास जाके अच्छा लगता है, मतलब उसकी चीज अच्छी है, लेकिन वो आइए हंसता ही जा रहा है कि मतलब उसकी हंसी से आपको इरिटेशन हो रही है, आइए तो गलत है आइए, ना। हम लोग आगे। पूर्वा, हाँ, अभी 5 ही मिनट 7 मिनट बाकी है तुम्हारे। बस एक ही बचा, टिश्यू है, कंप्लीट कर लेते हैं। दो बच्चे दो। टिश्यू एंड क्लाइमेट है, हाँ फटाफट करते हैं। देखिए मैंने आपको लीवर में बताया था कि टेंडरनेस एंड स्टिफनेस इन टाइट्स लंग, लीवर एंड गॉल ब्लैडर है क्योंकि मसल्स को वो वर्क करता है। प्रॉब्लम इन ब्लड वेसल्स हार्ट है क्योंकि सर्कुलेशन हार्ट का होता है। वीकनेस इन एस्ट्रोट्रॉफी इन मसल्स बिकॉज स्प्लीन ची डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी बिकॉज ये अपनी एनर्जी वहां तक ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। स्किन प्रॉब्लम हमेशा, स्किन मैंने आपको अभी बताया था, स्किन को रेगुलेट करता है लंग्स। तो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है पहला ध्यान लंग्स पे जाना चाहिए क्योंकि वो ही रेगुलेट कर रहा है। प्रॉब्लम इन बोन्स किडनी और किडनी एसेंस क्योंकि किडनी बोन्स को मैनेज करता है। ये आप अगर 5 एलिमेंट देखेंगे तो उसमें एक है फ्लावर्स, जो है शायद उसमें है, नहीं फ्लावर्स में नहीं है, एक चीज ओस्टियोपोरोसिस में देखिए किडनी एसेंस, किडनी एसेंस को यूज करते हैं। ओस्टियोपोरोसिस बोन डिजेनरेशन में है और ओस्टियोपोरोसिस में किडनी एसेंस डिफिशियंसी के पॉइंट है। प्रॉब्लम ऑफ बोन्स किडनी इम्बैलेंस, किडनी इम्बैलेंस है तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप बोन्स की है तो हड्डी सबसे अंदर है और जल 5वां एलिमेंट है इनके हिसाब से, चाइनीज के हिसाब से। देखिए, और ये देखिए आपका बॉडी कंपोजिशन और बॉडी पार्ट्स अगर आप देखेंगे 5 एलिमेंट के चार्ट में तो आपको ये चीजें वापस से मिल जाएगी वहीं पे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लाइमेट के लिए। देखिए एक और पॉइंट बता दीजिए इसमें, ये देखिए अगर आपको स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग हो रही है तो ये लंग्स की डिफिशियंसी है। लंग्स की डेफिशिएंसी, मतलब अगर स्वेटिंग, आपको देखिए sweating बहुत हो रही है तो ठीक है। अब देखिए सेंसिटिव टू वुड क्लाइमेट्स, विंड है, विंड सेंसिटिव वुड डिसहार्मनी, मतलब अगर देखिए मैं अभी भी एक ही बात बोली, सबको जो प्रॉब्लम हो रही है मुझे हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे कहीं ना कोई बॉडी के कोई ऑर्गन में या कोई एनर्जी में डिस्टर्ब है। सेंसिटिविटी टू वुड, विंड, ठंड, हवा बहुत तेज चल रही, सबको प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही है तो मेरी वुड पे प्रॉब्लम जा रही है बिकॉज वुड की एनर्जी। फीलिंग वर्स इन हीट, सबको गर्मी लग रही लेकिन सब नॉर्मल है, मुझे ज्यादा गर्मी लग रही है, हीट है, हार्ट को देखना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी इंजरीज, स्प्लीन, स्प्लीन ह्यूमिडिटी इंजरीज क्या होती है? देखिए ह्यूमिडिटी इंजरीज क्या हो सकती है, घाव हो जाएंगे और वो हील नहीं हो रहे होते, जगह जगह पे घाव हो जाएंगे, हील नहीं होते हैं, या अंदर फोड़े, अंदर कुछ कुछ फोड़े बन रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहे, तो स्प्लीन डिसहार्मनी है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी होती है जनरली। ड्राइनेस इंजरीज, मतलब ड्राइनेस इंजरीज क्या होगी कि स्किन इतनी ड्राई हो रही है, उसकी खुदरापन ज्यादा आ रहा है, उसके कारण से परेटे जमने लग रही है जो लंग्स के कारण होती है। जनरली पैरों में जो देखा जाता है जिससे ब्लड भी आने लग जाता है कभी कभी। कोल्डनेस, वीकनेस, मतलब ठंड में बहुत जल्दी, देखिए सब बहुत एक्सेस ठंड है तो सब 70% बीमार है तो मैं भी बीमार हूँ, कोई बीमार नहीं हो रहा, हल्की सी ठंड आ रही है मैं बीमार हो रही हूँ और हर बार हो रही हूँ, तो किडनी पे ध्यान जाना चाहिए और लंग्स पे भी थोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। Liver doesn't like wind, but gallbladder likes. Gin organs don't like, but young like their energy. In the same way, हार्ट दिन भर अपने ब्लड को पंप करते करते हीट से इतना अफेक्टेड हो जाता है कि उसको हीट नहीं पसंद, लेकिन स्मॉल स्टेन को पसंद होती है हीट। सेम वे स्प्लीन डजंट लाइक ह्यूमिडिटी बिकॉज उसका काम ही दिन भर ह्यूमिडिटी निकालना, वो थक जाती है उसको निकालते निकालते, लेकिन स्टमक लाइक्स बिकॉज ह्यूमिडिटी में उसको खाने को डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। Lungs don't like dryness, while large intestine likes dryness because समझने की बात है, lung don't like dryness because ये जो मूवमेंट है ना लंग्स का, ये अगर म्यूकस होता है ना, इसमें आप हमेशा देखिए म्यूकस रहता है, तो इसीलिए कि अगर वो ड्राइनेस होएगी तो वो मूवमेंट नहीं पड़ेगा, सांस में आवाजें आने लग जाती है, आप नोट करिए जो ड्राइनेस हो जाएगी धीरे धीरे सांस में आवाजें आने लग जाएगी। और लार्ज इंटेस्टाइन लाइक ड्राइनेस क्योंकि वो थक गया होता है ऑलरेडी, उसके पास इतना ह्यूमिडिटी आती है, उसको खाने का इतना पानी निकालना सब कुछ करना, वो थक जाता है। लंग्स के पास पानी आने का साधन नहीं है, इसलिए उसको चाहिए पानी। किडनी डोंट लाइक किडनेस एंड गॉल ब्लैडर लाइक्स कोल्डनेस बिकॉज किडनी के पास तो
ब्लड आ रहा है ना जिसको फिल्टर कर रहा है, वो हीट है, उसमें ऑलरेडी हीट है तो उसको मिल जाती है, तो उसको कोल्डनेस नहीं पसंद, लेकिन यूबिक को लाइक्स। तो मतलब आपको इससे ये समझना होगा कि अगर कोल्डनेस का प्रॉब्लम किडनी में आ रहा है तो एक्सेस हुई होगी तो इसलिए आ रहा है, और अगर कोल्डनेस की प्रॉब्लम यूबी में आ रही है तो डेफिशिएंट होगी क्योंकि उसको चाहिए थी नहीं मिल रही है। इसको एनालाइज करने का तरीका बेसिकली ये है। ठीक है सर, हो गया? एक बार पे किसी को कुछ पूछना? सर ये तो नेक्स्ट चैप्टर 14 तो नेक्स्ट हो गया, 13 कंप्लीट हो गया। और है, नहीं सर, खत्म हो गया, 14 चैप्टर नंबर 14 आ गया नेक्स्ट पेज पे। खत्म हो देखिए गया, 13 खत्म हो गया। तो देखिए आप लोग समझ लीजिए कि बिल्कुल ये पेयर ऑर्गन है, और उसी तरह जैसे संसार में सारे पेयर ऑर्गन एक दूसरे के विपरीत में रहते हैं तब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हम लोग संसार में रहते हुए मतलब अपने रिश्तों को ठीक नहीं कर पाते। ये भी सीखिए इससे। देखिए दोनों पेयर ऑर्गन है, एक को एक बर्दाश्त है, एक को बर्दाश्त नहीं है, और तब भी पेयर ऑर्गन है। सर मैं बोलूं, हस्बैंड वाइफ में भी यही होता है, तभी लाइफ ठीक से चल रही होती है। तो वही बिल्कुल वही सर अगर कोई जैसे बात को पकड़ के बैठ जाता है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? कुछ चीजों को जैसे पकड़ के बैठ जाते हैं गुस्से में। हाँ सर, हीट ही होगी ना फिर, जैसे अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ है इसका मतलब। गुस्सा नहीं, देखिए अगर गुस्सा है तो गुस्सा नहीं सर, बात को पकड़ के बैठ जाना, किसी भी बात को। अर्थ होना चाहिए। अर्थ बढ़ा हुआ है ना उसका सर, अर्थ एलिमेंट बढ़ा हुआ है, इम्यूनिटी बढ़ी है मतलब। होल्डिंग। लेकिन देखिए अर्थ का एक और भी पॉइंट है, वैसे तो स्टमक स्क्रीन इसको तो सर मेटाफिजिकल डिजीज में ले सकते हैं सर। मेटाफिजिकल डिजीज तब तो लंग्स में आएगा। बात पकड़ के बैठना तो मेटाफिजिकल ही है, फिजिकल हाँ। थोड़ी है। मेटाफिजिकल में आ जाएगा, तब तो फिर लंग्स में आएगा, फिर लंग्स पे आएगा, मत पे ही जाएगा ना। अगर बात पकड़ के बैठ रहा है तो स्टमक पे नहीं आएगा। एरोगेंसी भी तो उसमें हो सकती है, एरोगेंसी भी हो सकती है ना। ओके, लंग्स ही होगा सर। कोई जम जाना, हाँ जम गया है ना। वैसे तो हम लोग अगर उसमें ट्रीट करेंगे आयुर्वेद में तो 4-5 से ट्रीट करेंगे, वहां तो 4-5 से ट्रीट, कोई चीज है जमावट है उसको 4-5 से 3-6 टून करेंगे। अब यहाँ हम लोग करेंगे तो यहाँ भी मेटल आएगा। वैसे पकड़ के बैठना मेटल में आना चाहिए। ये आपको CMNA भावुक हो जाता है सर, भावुक हो जाता है। हाँ, CMNA में बहुत बढ़िया इसमें है एक्सप्लेनेशन, वहां पर है इसमें, उनमें चाइनीज जहाँ मोल्ड किया हुआ उसमें है। लेकिन वैसे बता रहे हैं 4-5 से रेट आप लगा लीजिए। अब कहाँ लगाइए? लंग्स पे लगाइए, लंग्स वाले उस पे ना। ठीक है सर, करेक्टर वही लंग्स का है। गुस्से में होना तो गुस्सा गुस्से पे करिए, तो उसमें कुछ नहीं करना। तो अगर लीवर में भी प्रॉब्लम है ना, सारी चीज में ही प्रॉब्लम है। देखिए सर अब पढ़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है हर चीज में ही प्रॉब्लम है। ना ये तो प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका सेमेस्टर कौन सा है मैडम? सर 3rd। हाँ बस, तो 2 के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये वाली जो प्रॉब्लम आपकी है, जैसे ही आप 1 क्रॉस करते हैं तो 2nd के बाद शुरू हो जाती है। ये केवल आप ही को नहीं है, ये जितने मेडिकल स्टूडेंट हैं संसार के करोड़ों अरबों, उन सबको ये प्रॉब्लम है। वो सारी बीमारियां जो पढ़ते हैं उनको उनका एक सिम्टम उनको मिलता है। सर अब क्या करें, है तो प्रॉब्लम अब पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है ना कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है। और जब आप 10वें सेमेस्टर में कर लेंगी तो हो सकता है आपको तब ना समझ में आए, तब लगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आपको इसको बीमारी बोलते हैं, पर्टिकुलर बीमारी का नाम है। मैं ऐसा हंसी में नहीं कह रहा हूँ, मेडिकल स्टूडेंट को ये बीमारी बताई जाती है कि ये बीमारी आपको 2nd सेमेस्टर के बाद हो जाएगी। तो ऐसा हम लोग हैबिट पड़ जाती है ना सर, समझने आना शुरू हो जाता है। हाँ, तो हम लोग चल रहा, हम हर इंसान को पेशेंट के जैसे डायग्नोस करने लग जाते हैं धीरे-धीरे। हम लोग को अपने आप को भी करने लग जाते हैं। एक सिम्टम भाई देखिए, ऐसा मत सोचिए कि कोई सिम्टम नहीं मिल रहा। सिम्टम तो भाई सब संसार है भाई। जैसे अभी इन्होंने कहा कि क्रोध मारी जा रहा है किसी को, अब कोई हंसी जॉय जो है, हम लोग क्या कहते हैं, जीवन में आनंद बहुत उठाना चाहिए और खूब खुश रहना चाहिए। याद करिए, तो सुशील जो है से प्रभावित है। ये हमारे साहित्य में है कि जो व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है वो बहुत बढ़िया है,
तो उन्होंने, अब यहाँ है कि एक्सेसिव, अगर एक्सेसिव अधिक है तो यहाँ बीमारी है, लेकिन तो बस बीमारी डिफ्रेंशिएट करना कि आप सामान्य दशाओं में, जैसे मान लीजिए आप मुस्कुरा रहे हैं, सामान्य दशाओं में कहीं प्रॉब्लम कहीं हो रही है, वहां भी मुस्कुराएंगे, वहां तो दुखी होंगे। सारे क्रोध, हर्ष, भय, दुख सबके होने चाहिए। जब भय लगे तो भय होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें अब भय न लगे। जब जीवन मरण का प्रश्न हो, अब भय न लगे तो क्या कहेंगे इसको, तो बीमारी कहेंगे, मतलब ये नॉर्मल आदमी नहीं कहेंगे ना। भाई किसको भय नहीं लगता बोलिए? अगर तलवार किसी के सामने है तो कौन आदमी रोक लो, जो यहाँ, जिसको यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है उसको भय नहीं लगेगा। लेकिन जो अगर कोई आदमी तलवार लेके आ रहा हो तो सामान्य अगर भय लग रहा है तो ये भय है। तो ये नॉर्मल होना चाहिए, सारे सुख दुख हर्ष सबके होने चाहिए, लेकिन उनका एक्सेसिव होना, दूसरी दशाओं में एक्सेसिव होना या कमी होना गलत है, ये कहा जा रहा है। तो हम लोग इसको सीखेंगे, बढ़िया से करेंगे। खेमका सर के सपने यही थे कि हम लोग सब चीज जान जाए और अपने बारे में, ताकि जिसको हम लोग ट्रीटमेंट करें उसको बढ़िया से ट्रीटमेंट करें। और जब वो कहते हैं कि ईच वन रीच वन, इसके व्यापक अर्थ है कि वो साधारण सेंटेंस नहीं है, ईच वन शुड रीच वन। कैसे होगा? हम अरुणा जी कैसे पूर्वा जी से बात करेंगी, कैसे रणबीर राठी से बात करेंगी, कैसे बी गोपीनाथ कृष्ण के पास जाएंगी, कैसे दर्शन भट्ट जी के पास जाएंगी, कैसे शिशु कांटेक्ट करेंगी, कैसे सत्यवती से करेंगी? बताइए, इसका मतलब क्या हुआ? हम एक दूसरे कम्युनिकेट करेंगे। जो हमको आता है वो गोपीनाथ कृष्ण जी बताएंगे, जो उनको मालूम है वो हमको बताएंगे। ईच वन कम्युनिकेशन सेंटेंस, ईच वन ट्रीट वन, यानी हमको ट्रीटमेंट माने क्या हो? कहीं आपको जरूरी नहीं कि आप यहीं से बैठ के आप सबको लगाएं ना। अगर आप कोई मैसेज दे रहे हैं कहीं कि हम आपको मेथी लगा लीजिए, तो ये भी ट्रीटमेंट है ना। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ कोई, हमारे प्रमोटर्स ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि प्रमोटर हमको क्यों बढ़ा रहे हैं? तो हमने कहा हम प्रमोटर बना रहे, बोले हम तो कोई काम ही नहीं कर पाते हैं, हमको कैसे प्रमोटर बन रहा है, यहाँ हम क्या कर पाएंगे? तो हमने कहा कि प्रमोटर माने क्या है? प्रमोटर माने समवाई फाउंडेशन प्रमोशन नहीं। प्रमोटर माने समवाई फाउंडेशन आपको आगे कर रहा है कि आप थेरेपी का प्रमोशन करें। तो थेरेपी प्रमोशन में बोले, हमने कहा कुछ करती हैं? बोले हाँ। हमने कहा क्या करती हैं? बोले मेथी उथी लगाते हैं। हमने कहा पड़ोसी के? बोले हाँ। तो हमने कहा मेरा काम हो गया। मेरा काम, समवाई का काम ये नहीं है, ये काम थेरेपी का है। समवाई थेरेपी के लिए जुड़ी हुई है, सारे लोग थेरेपी के लिए हैं। तो अगर आप मेथी किसी को लगा रही हैं तो आप, मेरा काम हो गया। वैसे ही आपका है। तो ईच वन ट्रीट वन और ईच वन टीच वन। टीच वन माने क्या हुआ? हम गोपीनाथ जी से अधिक जानेंगे तभी तो उनको बता पाएंगे। गोपीनाथ जी हमसे कोई चीज अधिक जानेंगे तभी तो उनको बता पाएंगे। कैसे टीचर होगा? मैं पूर्वा जी को बता पाऊंगा, अपने जैसे पूर्वा जी को बना पाऊंगा, अगर मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा सा अधिक जान रहा हूं और मैं पूर्वा जी को सारा ज्ञान बता पाऊंगा, तब ना मैं कहूंगा कि हाँ मैं आई एम अ टीचर। टीचर कैसे होगा? जब तक आप अपने ज्ञान के बराबर कोई शिष्य या जो जान आपको जिसको बता रहे हैं वो नहीं पैदा करेंगे, तब तक कैसे टीचर? फादर क्या है? फादर मदर का क्या रिलेशनशिप है? फादर मदर क्या कहते हैं कि हम अपने जैसा ही कोई सृष्टि में एक बना देंगे। यही तो फादर मदर का रोल है। हम रहेंगे लेकिन हम अपने जैसे ही कोई एक सृष्टि में एक व्यक्ति को लाएंगे। टीचर क्या करता है? हम अपने जैसा जो मुझे मालूम है उस ज्ञान को दूसरे को दे देंगे, ताकि वो भी उसी तरह अपने ज्ञान को बांटे। तो ईच वन टीच वन, अगर इतने का पालन कर रहे हैं तो हम, वो सेंटेंस नहीं है, वो एक बहुत बड़ा दर्शन है। वो हम लोग उसको, जो लोग सेंटेंस मानते हैं वो कमर्शियल है। आप इतना देंगे तभी हम ये ज्ञान देंगे,
आप इतना देंगे तभी हम ज्ञान देंगे, ऐसा नहीं। कभी आप बिना दिए हुए ज्ञान दीजिए ना। ईच वन, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि ईच वन शुड टीच वन विद समथिंग, ये कहीं नहीं कहा। वो अपने आप स्वांतः सुखाए है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, तीनों। तो हम लोग उसका, उनके सिद्धांतों का पालन करें, उनकी भावनाओं का कदर करें, और हम लोग विधा को बढ़ाएं। अभी हम लोग विधा को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। बढ़ाएं कब? जब हम लोग थोड़ा सा और स्ट्रांग होंगे, एक दूसरे को और कम्युनिकेट करेंगे, चीजों को और समझेंगे, और तब हमारी विधा आगे बढ़ेगी, और तभी उनके लिए हम लोग जो सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी तभी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। सर लीव करूं? हाँ, थैंक यू पूर्वा। थैंक यू सर।